हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी सितंबर मंथ की है। तो चलिए इकॉनमी लेसन को हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा खींचा चुका है। अब तो ये बोरिंग भी हो जाता है। इकॉनमी की ना बस हर एक महीने यही होती है कि 3-4 लेसन के बाद जितने भी टॉपिक बचे होते हैं ना, वो बहुत बोरिंग लगता है। आपको भी पढ़ने में लगता होगा, मुझे भी लगता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, इतने ज़्यादा इसमें आर्टिकल्स होते हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बार आपको कुछ अलग जानने को मिलेगा, कुछ न्यू जानने को मिलेगा। तो इसलिए कुछ नया जानने के लिए ही आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस एग्ज़ाम पास करने के लिए ही पढ़िएगा। एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़िएगा तो आप खुद को लिमिट कर दोगे, तो लिमिट नहीं करना है खुद को। अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़िए, कुछ न्यू जानकारी हासिल करने के लिए पढ़िए। तो वो आपको जो है ना ऑल टाइम, यानी कि लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा वो नॉलेज। लेकिन अगर एग्ज़ाम पास करने के लिए सिर्फ आप लोग स्टडी करोगे तो वो तो बहुत लिमिटेड है। एग्ज़ाम पास करोगे फिर भूल जाओगे। तो वैसे पढ़ाई का तो कोई मतलब नहीं होता है ना, कि आप लोग जो है यहाँ पे इतने घंटे लगा रहे हो, इतना ज़्यादा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर स्टडी कर रहे हो, तो उस वो ऐसा स्टडी करो कि आपको हमेशा याद रहे, हमेशा आपके लाइफ में वो काम आए, है कि नहीं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल आप लोग ने यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग तक देख चुका है। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन बिल। ये एक बिल है, देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविजन रखा गया है। इनोवेशन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको डिटेल में देखेंगे, डिटेल में भी दिया गया है। थोड़ी लेंथी आर्टिकल है, देखते हैं कि इसे कितने देर में कंप्लीट कर पाते हैं। साथ ही रिजल्ट ऑफ रैंकिंग ऑफ स्टेट ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए यहाँ पे देखेंगे कि किस स्टेट में किस तरीके का माहौल है, इन्वायरमेंट है, और कहाँ पे कितना अच्छा इन्वायरमेंट स्टार्टअप की जो है इन्वायरमेंट देखने को मिलेगी। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितना यहाँ पे टाइम लगता है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। क्वेश्चंस तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल से खास निकल कर नहीं आए, लेकिन आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कि कुछ जो हम लोग कल टॉपिक परसों टॉपिक पढ़े थे उसी से रिलेटेड आप देखिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं यूपीएससी के। तो प्रीलिम्स अगर आप लोग को देना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि आप लोग को पहले ये समझना होगा कि एग्जाम के पैटर्न कैसी है, और एग्जाम के पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आर्टिकल पे आएंगे। सबसे पहले एक अनाउंसमेंट जो कि मींस डेली आंसर राइटिंग के लिए है, तो इसको आप लोग स्टडी कर लेना। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए आप लोग क्या प्रोग्राम है। कुछ और अगर डाउट क्वेरीज है तो आप लोग यहाँ पे मेल कर सकते हो। मेल करने पे आप लोग डाउट क्वेरीज पूरी तरीके से, अगर आप लोग आंसर राइटिंग लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपका डाउट क्वेरीज जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। साथ ही अगर आप लोग इससे जुड़ना भी चाहते हो इस इनिशिएटिव से, तो भी आप लोग को यहीं पर मेल करना होगा, ठीक है। तो आप लोग अपने आंसर राइटिंग को जो अभी आंसर आप लोग लिख रहे हो, क्वेश्चन हमारे द्वारा दिया जाएगा डेली। अगर आप लोग उसका आंसर लिखोगे और चाहते हो कि कोई चेक करे, उसको एवेल्यूएट करे, आपको बताए कि आपके आंसर में कहाँ कमी है, क्या आप ऐड ऑन कर सकते हो आंसर में जिसमें कि आपका मार्क्स ऐड ऑन हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे द्वारा बताई जाएगी। तो ऐड हो सकते हो अगर आप लोग को लगता है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। एक तो 2013 में आया है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में। कल हम लोग ने इसके बारे में देखा था, पीएसएल नॉर्म्स, कुछ न्यू गाइडलाइंस, कुछ न्यू यहाँ पे आपका इंक्लूड किया गया, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। बट देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग इस मैगजीन को बहुत अच्छे से रिवाइज भी करते हो, स्टडी भी करते हो, तो फिर आपका काम तो बन जाएगा। यूपी प्रीलिम्स में तो काम अच्छे से बन जाता है। मेंस में आपको लिखने के लिए डेटा वगैरह बहुत अच्छे से मिल जाता है। इंटरव्यू में बोलने के लिए आपको जो है, जो भी आंसर आप कर रहे हो उसके लिए आपके पास कुछ ऑथेंटिक डेटा रिपोर्ट होना चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो कंपाइलेशन होते हैं ना इस तरीके के, और विजनाइज इज़ द बेस्ट कंपाइलेशन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप लोग को और भी इंस्टीट्यूट की अच्छी लगती है तो गो फॉर इट। मैं उसके लिए आपको बंदिश नहीं कर रही हूँ, बट मैं बता रही हूँ मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो रिकमेंड करती हूँ। पीएसएल नॉर्म्स बैंकों के द्वारा इंडिया में है, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा कि लेंड किया जाता है। तो 2013 का ये सवाल है, ऑप्शन देख लीजिए। एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, वीकर सेक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग पहले आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मैं या तो वीडियो के एंड में या तो फिर कल मैं इसका आंसर डिस्कस करूँगी। और सेकंड है यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये आज की योजना नहीं है, ऐसा नहीं कि अभी हम लोग रिसेंटली इसको डिस्कस किए। बहुत पुरानी योजना है, लेकिन टाइम टू टाइम इसकी जो भी टारगेट है उसको क्या कितना अचीव किया गया है और क्या यहाँ पे नया रखा गया है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस जरूर करते हैं। तो इसके बारे में बताइए, देखते हैं आपको कितना याद है। कि मेनली यहाँ पे बस पूछा जा रहा है ना कि इसका एम क्या है, कितना सवाल पूछ लेती है, कितना सिंपल सवाल पूछ लेती है ना यूपीएससी। यूपीएससी भी कभी कभी आप लोग देखोगे ना कि हद से ज़्यादा ईजी हो जाता है, बट हाँ अब ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हर एक योजना का एम क्या है वो तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि यहाँ पे स्मॉल इंटरप्राइजेस को स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लेकर आना। सेकेंड है कि लोन प्रोवाइड करना पुअर फार्मर्स को, जो गरीब किसान है, जिससे कि वो पर्टिकुलर क्रॉप्स को जो है कल्टीवेट कर सके। थर्ड है कि यहाँ पे पेंशन प्रोवाइड करना जो पुराने और डेस्टिट्यूट पर्सन है।
फोर्थ है यहाँ पे कि फंडिंग करना, जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाले फील्ड में अगर ये एंगेज्ड है तो वहाँ पे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे फंडिंग करना। तो आपको बस सिंपल बताना है कि मुद्रा योजना है क्या, बस दिमाग में जोर डालिए, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से याद ज़रूर आ जाएगा। तो चलिए अभी आंसर कर लीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर वीडियो के लास्ट में ज़रूर कर लीजिएगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 9th टॉपिक तक पहुंच चुके हैं, जो कि है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये बिल अभी प्रस्तुत किया गया है, तो इसको कानून बनने में अभी टाइम है। जब दोनों सदन से, यानी कि सदन तो एक ही है, तो जब दोनों हाउसेस से यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से जब ये बिल पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाएगी, तब ये बिल जो है बाकायदा यहाँ पे कानून बन जाएगा। बट न्यूज़ में क्यों है ये देख लेते हैं। रिसेंटली पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास किया गया है, बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020, जिसमें कि आप देखोगे कि जो डिपॉजिटर्स हैं, यानी कि आप लोग भी डिपॉजिटर्स होंगे, कोऑपरेटिव बैंक में आपका अकाउंट होगा, तो इन सब सारे जो कोऑपरेटिव बैंक के जो डिपॉजिटर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का बिल में कुछ अमेंडमेंट किया गया और आरबीआई को यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि वो बैंकिंग एक्टिविटीज़, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनकी जो यहाँ पे बैंकिंग एक्टिविटीज़ है उसको रेगुलेट करे। तो यहाँ पे अब हक जो है, पावर जो है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो अभी आप लोग को पता है कि एक कोऑपरेटिव बैंक जो है अचानक से वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। इंसॉल्वेंट कहने का मतलब है कि वो बैंक आप लोग को पूरी तरीके से ख़त्म देखने को मिला है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किस बैंक के बारे में बात कर रहे हैं। बैंक हम लोग बात करें पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो ये एक स्कैम निकल कर आया है, पता नहीं कैसे इस बैंक में पैसे की कमी बहुत ज़्यादा हो गई, एक फ्रॉड कहा जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमारी क्या होती है, जब कुछ घटना होती है ना तभी हम लोग को समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे गड़बड़ था। उससे पहले कोई भी उसके बारे में नहीं बात करता, उसके बारे में चेकआउट नहीं करता। तो ये कोऑपरेटिव बैंक भी हमारे यहाँ, जिसमें कि इस तरीके का ह्यूज लॉस देखने को मिला। पहले तो स्टार्टिंग में कहा गया था लोगों को कि आप लोग अपना पैसा जो है सिर्फ 10,000 तक ही विड्रॉ कर सकते हो। तो आप लोग सोच सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पे अकाउंट होल्डर जो होते हैं उनके अकाउंट में लाखों तक का रुपए होता है और उनको सिर्फ इतना ही परमिट किया जा रहा है कि आप 10,000 ही विड्रॉ कर सकते हो। तो रातों रात हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा? आप लोग सोच के देखो कि आपकी भी बैंक में अगर बहुत सारे बहुत अमाउंट है, अबव लाख है या फिर 5 लाख 10 लाख है, और आपको सिर्फ कहा जाए कि वो सारे पैसे जो है वो डूब गए, आप बस 10,000 ही आप विड्रॉ करो, उसके बाद आप देखा जाएगा कि बैंक क्या स्टेप लेती है। तो ये तो हो गया ना कि रातों रात आपकी जो है सांसें रुक जाएगी। तो वही इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे अब कानून लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक का फंडा ही अलग है। देख लेते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट्स को। तो इस बिल में क्या है कि जो पीएमसी जो यहाँ पे था, यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो स्कैम था, उसको देखते हुए यहाँ पे लाया गया और कोऑपरेटिव बैंक को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाएगा, यानी कि उसकी प्रोफेशनलिज्म और साथ ही साथ यहाँ पे कैपिटल का जो एक्सेस है और यहाँ पे गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जाएगा। इंश्योर किया जाएगा कि अच्छा खासा बैंकिंग हो, बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे अच्छा खासा प्रोवाइड किया जाए, वो भी आरबीआई के द्वारा। अगर मार्च 2019 तक देखें तो यहाँ पे हमारे यहाँ 277 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, जिसमें कि ये रिपोर्ट किया गया कि काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहे हैं, यानी कि घाटे में चल रहे हैं। इसमें से 105 जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो अनेबल है कि मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल भी उनके पास हो। 47 यहाँ पे है जिनके पास नेगेटिव नेटवर्थ है और 328 है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें कि मोर देन 15% जो है वो ग्रॉस एनपीए रेशियो है। मतलब आप लोग देख रहे हो कि ये एनपीए की जो प्रॉब्लम है ये कितनी ज़्यादा खतरनाक है, भयावह हो चुकी है हमारे बैंकों के लिए। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, यानी कि ऐसा एसेट बैंकों का जो कि अब परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो है ही नहीं, ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो किसी भी लोन को, कल हम लोग ने देखा था, किसी भी लोन को एनपीए कब हम लोग ये बता देते हैं कि अब ये लोन जो है एनपीए की कैटेगरी में आ गया, तो ये आपको बताना है कि कितने दिन के बाद ये इस यहाँ पे एनपीए आता है। ठीक है, बताइएगा, फिर बाद में हम लोग इसको डिस्कस करते रहेंगे। तो इस चीज़ों को आप लोग देख सकते हो कि क्या स्थिति हो चुकी है कोऑपरेटिव बैंकों की, यानी कि हर तरीके से आप देखो कि कोऑपरेटिव बैंक डूब ही रहा है। और साथ ही साथ इस बिल में क्या है कि यहाँ पे जो बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस था, 2020 का ऑर्डिनेंस लाया गया था। ऑर्डिनेंस कब लाया जाता है? ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट जो है वो सेशन में ना हो। बेसिकली 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, एक तो आपका बजट सेशन होगा और फिर मानसून सेशन होगा, फिर विंटर सेशन होगा। तो इन 3 सेशन में जो है लोकसभा राज्यसभा अपनी मीटिंग करते हैं। मीटिंग क्या, हाउसिंग होती है, तो ये सारा काम होता है। लेकिन अगर इस समय नहीं हो और ऐसा कुछ अर्जेंट आ जाए जिसमें कि हमारे राज्य में गवर्नर और जो हमारे केंद्र में जो प्रेसिडेंट है उनको अगर यहाँ पे कोई भी अध्यादेश जारी करना हो तो वो कर सकते हैं। कोई भी तरीके का कानून लाना हो, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान आप लोग देख रहे थे जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी तो प्रेसिडेंट के द्वारा बहुत सारे ऑर्डिनेंस लाए गए। ऑर्डिनेंस बस इमरजेंसी के केस में लाया जाता है, क्योंकि पैंडेमिक में एवरीथिंग वॉज लॉकडाउन, तो इसलिए कोई भी चीज़ काम भी नहीं हो रहा था, वक्त भी बहुत ज़्यादा ठप हो चुके थे, तो इसलिए ऑर्डिनेंस लाया गया। जून में
यूनियन कैबिनेट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस को अप्रूव किया गया जिसमें कि 1482 जो अर्बन और 58 जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उनको यहाँ पे आरबीआई के अधीन ले आया गया। पहले आरबीआई के अधीन नहीं था, आरबीआई इसको सुपरवाइज नहीं करती थी, दैट्स वाई इतने सारे लूप होल्स देखने को मिले, इतने सारे लॉसेस देखने को मिला। तो इसलिए अब क्या हुआ कि आप लोग देख सकते हैं ह्यूज नंबर, यानी कि अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक है वो 1482 प्लस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, ये आपका कितना है तो 58, इन सबको जोड़कर जो है यहाँ पे आरबीआई के सुपरविजन में ला दिया गया। साथ ही इस ऑर्डिनेंस में क्या था कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का था उसको अमेंड किया गया। अभी जो यहाँ पे ये लाया जाएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 2020, तो इससे पहले वाला कौन था 1949 का। तो इतने पुराने कानून आज तक हम लोग यहाँ पे चला रहे थे, जिसमें क्या था कि बैंकों की फंक्शनिंग रखी गई है, साथ ही साथ डिटेल रखा गया है कि बहुत सारे एस्पेक्ट को लेकर बैंकिंग में, कि जैसे लाइसेंस वगैरह हो, मैनेजमेंट हो, ऑपरेशन हो बैंकों का, तो ये सारी चीज़ों को रखा गया है यहाँ पे। तो ये बात किया गया था ऑर्डिनेंस में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस बिल में क्या क्या बातें की जा रही है। जब ये पार्लियामेंट सेशन में आ जाता है तब जो जितने भी ऑर्डिनेंस होते हैं उसको यहाँ पे बाकायदा 6 महीने में पारित कराना होता है, यानी कि पास कराना होता है पार्लियामेंट से, उसके बाद ही यहाँ पे वो कानून बन सकता है। अदरवाइज 6 महीने के बाद जो है ऑर्डिनेंस डिसॉल्व भी हो जाता है। तो इस बिल में क्या क्या बातें रखी गई है, सबसे पहला है कि इशुएंस ऑफ जो यहाँ पे शेयर्स वगैरह है, सिक्योरिटी वगैरह है जो कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो कोऑपरेटिव बैंक में आप देखोगे कि एक इशू निकल कर आया है इक्विटी शेयर का, साथ ही प्रेफरेंस शेयर का, स्पेशल शेयर का, वो भी फेस वैल्यू में, और ये जो है प्रीमियम होता है जो कि उनके मेंबर को दिया जाता है या कोई अदर पर्सन जो कि उस एरिया में, यानी कि जहाँ पे भी वो बैंक ऑपरेट हो रहा है उसी एरिया में अगर रह रहे हैं तो इस तरीके का शेयर उनको दिया जाता है। फर्दर क्या है कि कुछ इशू निकल कर आया कि अनसिक्योर्ड यहाँ पे डिबेंचर या फिर बॉन्ड देखने को मिला, सिमिलर सिक्योरिटीज़ है जो कि मेच्योरिटी आप देखो कि 10 या इससे ज़्यादा साल का है, जो कि इस तरीके के पर्सन को दिया गया। तो ये जो इशुएंस किया जाता है, ये जो इशू किया जाता है ना, ये प्रायर अप्रूवल होना चाहिए, यानी कि इतने आराम से आप बैंकों में जाओ और आपको अगर बॉन्ड खरीदना है, जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, अगर आपको जो है गोल्ड नहीं खरीदना है, फिजिकल जो गोल्ड आप लोग खरीदते हो सोने का, या फिर ईयरिंग्स खरीद लो, ब्रेसलेट खरीद लो, तो वो चीज़ें नहीं खरीदनी है। आपको एक पेपर मिलेगा जिसमें कि ये दिया रहेगा कि ठीक है आपने इतना ग्राम गोल्ड में जो है अपने को इन्वेस्ट किया, अपने पैसे को इन्वेस्ट किया। तो क्या होता है कि बॉन्ड आप लो, तो बॉन्ड भी ले लिए, या फिर कुछ भी आपने कोई भी शेयर परचेज़ किया, जैसे कि शेयर मार्केट में आप लोग देखते हो, या फिर इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, स्पेशल शेयर है, दीज आर द स्पेशल कैटेगरी ऑफ द शेयर्स। तो इस तरीके का अगर आप शेयर पर लेते हो, परचेज़ करते हो कोऑपरेटिव बैंक पे, तो अब क्या है ना कि इसमें क्या होगा कि रिजर्व बैंक से जो है प्रायर अप्रूवल लेना होगा। तो रिजर्व बैंक से अप्रूवल लेना होगा, यानी कि आप समझ सकते हो कि जो रूल्स है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। अब आपके लिए एक इजी वे नहीं है कि आप आसानी से बैंकों में जा सकते हो और इतना आसान से शेयर वगैरह खरीद सकते हो, नहीं। अब आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना होगा, या फिर कोई और भी कंडीशन जो कि यहाँ पे आरबीआई के द्वारा स्पेशली लगाया जाएगा, ठीक है, या फिर स्पेसिफाइड किया जाएगा कि ये प्रोविज़न है, तभी जो है कोई भी पर्सन यहाँ पे बॉन्ड परचेज़ कर सकते हैं या फिर शेयर परचेज़ कर सकते हैं, वॉट। तो ये आरबीआई के अंदर में आ गया। सेकंड यहाँ पे क्या है कि पावर है कि यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक को एग्जेम्प्ट भी करना, यानी कि आरबीआई के पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर है कि कोऑपरेटिव बैंक को वो एग्जेम्प्ट करे, और जो कोऑपरेटिव बैंक का एक क्लास है ना उनको कुछ सर्टेन प्रोविजन से इस कानून के तहत जो है कुछ नोटिफिकेशन जारी करके कुछ प्रोविजन से उनको यहाँ पे छूट भी दे सकते हैं। और ये प्रोविजन आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, या फिर चेयरमैन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो ये सारे कंडीशन को जो है यहाँ पे छूट भी दिया जा सकता है, और ये भी पावर आपका आरबीआई को दिया गया है। थर्ड यहाँ पे कि सुपरसेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, यानी कि आरबीआई जो है यहाँ पे सुपरसीड कर सकती है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के। तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कहने का मतलब है कि एक कोऑपरेटिव बैंक होगा, उसके अंदर 2 से 4 आपको जो है स्टेट देखने को मिलेगा। तो मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव बैंक है 5 सालों तक आपके कुछ सर्टेन कंडीशंस के अंदर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुपरसीड करेंगे। ये जो कंडीशन है इसमें क्या है कि कुछ केसेस इंक्लूड है जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट आपको आरबीआई के लिए देखने को मिलेगा कि वो इस बोर्ड के जो इस बोर्ड को आप सुपरसीड कर सकते हो, और डिपॉजिटर्स को जो है कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिपॉजिटर जैसे आम जनता है जो कि कोऑपरेटिव बैंक में अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं। इन केस आप देखो कि कोऑपरेटिव बैंक जो कि यहाँ पे रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ यहाँ पे उस स्टेट में अगर रजिस्टर किया गया है, तो आरबीआई यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के से जो है ना सुपरसीड कर सकते हैं, लेकिन कंसल्टेशंस करके, यानी कि वो उस राज्य के अगर कोऑपरेटिव बैंक में उनको सुपरसीड करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जगह पे आना है, तो क्या होगा कि वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से पहले कंसर्न करना होगा, और वो भी कुछ सर्टेन पीरियड में ही, मान लीजिए 1 महीने में 2 महीने में, वो तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया कि बट कुछ सर्टेन पीरियड में ही ये करना होगा। तो ये भी आरबीआई के पास पावर आ गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जगह पे वो आ सकते हैं।
साथ ही साथ इस बिल में क्या है कि सेंट्रल बैंक को ये भी अलाउ किया गया है कि वो कुछ स्कीम भी इनिशिएट कर सकते हैं कि अगर उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है या फिर एमलगमेट करना है कुछ बैंकों को, तो ये भी वो कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि सेंट्रल बैंक जो है मोरेटोरियम किसी बैंक पे इम्पोज करते हैं, मोरेटोरियम कहने का मतलब है कि कुछ छूट देते हैं कि आप जो है बिना मतलब कि कुछ कोलेटरल के लोन दीजिए या फिर किसी भी तरीके का छूट, जो लोन देने का जो रीपेमेंट का टाइम है उसको एक्सटेंड कीजिए, ईएमआई पे छूट दीजिए कि 3 महीने ईएमआई भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कल ही डिस्कस कर लिए मोरेटोरियम के ऊपर। तो सेंट्रल बैंक जो है मोरेटोरियम इम्पोज कर सकते हैं। अगर करना हो बैंक में तो लेंडर्स जो है ना वो ग्रांट नहीं कर सकते कोई भी लोन, यानी कि अगर छूट है तो यहाँ पे लेंडर्स जो होते हैं बैंक में जो यहाँ पे लोन देते हैं तो फिर वो लोन नहीं दे सकते। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है ना किसी भी क्रेडिट इन्वेस्टमेंट में मोरेटोरियम टेन्योर के तहत जो है वो ये भी नहीं कर सकते। तो ये भी तो प्रॉब्लम निकल कर आती है कि अगर बैंक इस तरीके का इम्पोज कर दे मोरेटोरियम तो ये वाली कंडीशन भी होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन भी रखा गया है, यानी कि क्या क्या एक्सक्लूजन है। तो इस एक्ट में आप देखोगे कि कुछ सर्टेन कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसमें कि ये कानून अप्लाई नहीं होगा। तो कहाँ कहाँ ये कानून अप्लाई नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सबसे पहले प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में ये आपका अप्लाई नहीं होगा। कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज जो बैंक होते हैं ना जिसमें कि ज़मीन को आप गिरवी में रखते हो, तो वो वाला भी जो जगह होता है उसमें नहीं करना है। साथ ही कोई और भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेप्ट वो जो यहाँ पे एक्ट के अंदर स्पेसिफाई किया गया है। तो यहाँ पे एक्सक्लूजन भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं डिटेल में कि व्हाट इज़ कोऑपरेटिव बैंक। इसके बारे में आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं वैसे ही आपका एक कोऑपरेटिव बैंक भी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट देखने को मिलेगा। कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, फाइनेंशियल एंटिटीज़ होते हैं जो कि कोऑपरेटिव बेसिस पे, यानी कि कोऑपरेट करने के लिए, मान लीजिए कोई कंपनी है या फिर मान लीजिए कि आप जो है एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अपना स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हो, तो आपको पैसे की ज़रूरत होगी ना। अगर आपके पास पैसे है तो दैट इज़ फाइन, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जिनके पास पैसे नहीं होते या फिर पैसे होते भी है तो वो बैंकों से लोन ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना ईजिली क्या था कि पहले आप बैंकों से लोन ले लो या फिर बॉन्ड परचेज कर लो या फिर आप लोग शेयर खरीद लो। तो वो कॉपरेट करने के लिए, लोगों को कॉपरेट करने के लिए इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को लेकर यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक बनाया गया था। तो फाइनेंशियल एंटिटीज़ है जो कि कोऑपरेटिव बेसिस में ही इसको इस्टेब्लिश किया जाता है और वो अपने मेंबर से ही बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है कि जो कस्टमर है कोऑपरेटिव बैंक के वो उसके ओनर भी होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप कस्टमर है, अगर आपने उस बैंक में अपना शेयर परचेज़ किया है या फिर आपने उस बैंक को जो है उसमें बॉन्ड परचेज़ किया है तो आप उस बैंक के ओनर भी हो सकते हैं। अगर बड़े स्तर पर समझे तो कोऑपरेटिव बैंक इतना बड़ा है कि उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक अर्बन क्षेत्र के लिए और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम लोग कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस देखें तो या तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, यानी कि आपको जो है कॉर्पोरेट जो है सहायता किया जा रहा है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है कि 2 साल 4 साल या फिर 10 साल तक के लिए। तो जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है वो फर्दर फिर सब डिवाइडेड है और इसको ऐसे से डिवाइड किया गया है कि जैसे स्टेट में, कोई राज्य में आपका कोऑपरेटिव बैंक है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आप जाओगे तो जिला का यहाँ पे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, फिर अंदर जाओगे तो एग्रीकल्चर वाले एरिया में आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा, इस 3 तरीके का जो आपको बैंक है देखने को मिल रहा है कोऑपरेटिव बैंक के तहत, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही कोऑपरेटिव मिलेगा, यानी कि आपको जो कोऑपरेट किया जाएगा यहाँ पे आपका जो साथ दिया जाएगा, फाइनेंशियल एड जो दिया जाएगा आपको, फाइनेंशियल तौर पे पैसों के हिसाब से अगर मदद किया जाएगा तो वो छोटे समय के लिए ही किया जाएगा। साथ ही लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन कौन कौन है जहाँ पे आपको लंबे समय के लिए मदद किया जाएगा, तो सबसे पहला है या तो यहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर या फिर यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट बैंक हो सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर या फिर रूरल डेवलपमेंट बैंक भी हो सकता है। तो ये दोनों आपको देखने को मिलेगा, या तो एक स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर है या तो यहाँ पे प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर है। तो ये सब लंबे समय के लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूशन बनाया गया है कि आपको लंबे समय तक यहाँ पे कोऑपरेट किया जाएगा। और ये आपका कैटेगरी किसके अंदर है, तो रूरल के अंदर है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो कोऑपरेटिव बैंक है उसमें आपको इस तरीके का कैटेगराइजेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, जो शहरी होते हैं तो वो या तो स्केड्यूल होते हैं या तो नॉन स्केड्यूल भी होते हैं। स्केड्यूल वो होते हैं जो आपका आरबीआई एक्ट के, आरबीआई के कानून और आरबीआई की पॉलिसी पे चलते हैं। जो आरबीआई की पॉलिसी पे नहीं चलते वो नॉन स्केड्यूल होते, और वो एनबीएफसी भी हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग, ठीक है, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो फाइनेंशियल कंपनी, तो वो भी हो सकता है। तो स्केड्यूल और जो नॉन स्केड्यूल यहाँ पे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो फिर 2 तरीके के होते हैं। एक तो मल्टी स्टेट होते हैं और वो जो ऑपरेट होता है सिंगल स्टेट में, यानी कि मान लीजिए कि एक ही राज्य में जो ऑपरेट हो रहा है उसको तो ऐसे भी आप लोग सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक ही कहते हो, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहते हो। जैसे महाराष्ट्र का आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, तो ये जो आपका कोऑपरेटिव बैंक है, पंजाब और महाराष्ट्र का जो कोऑपरेटिव बैंक है वो किस कैटेगरी में आएगा, तो वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के आएगा, क्योंकि इसमें 2 स्टेट इंक्लूड है ना, तो ये जो आपका बैंक आएगा ये मल्टी स्टेट में आएगा। फाइन।
अब ये जो कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, इसको रजिस्टर किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तहत, और ये प्रोविजंस आपका या तो स्टेट के जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके तहत, या फिर आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 है उसके तहत इसको रजिस्टर किया जाता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का जो रेगुलेशन है वो यहाँ पे आरबीआई या फिर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ये आपका बटा होता है। और वही अगर हम लोग छोटे कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो वो यहाँ पे नबार्ड या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है। नबार्ड वो बैंक होते हैं जो कि यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे आपका यहाँ से आप फाइनेंस किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों को विकास करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी होते हैं जिसमें कि आप लोग देखोगे कि यहाँ पे स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक को यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है। रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जितने भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू गवर्न किया जाता है। इन केस अगर अर्बन कोऑपरेटिव बडीज़ जो है ना वो अगर सिंगल स्टेट में आपका ऑपरेट हो रहा है, और सेंट्रल जो यहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो अगर मल्टी स्टेट में अगर ऑपरेट हो रहा है तभी, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है कोई भी एक्टिविटीज़ करना है अगर आपका कोऑपरेटिव इस बैंक में, तो अगर आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है या फिर मैनेजमेंट करना है, इससे कोई भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ करना है तो उसको रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत ही गवर्न किया जाएगा। अब ये डिफरेंट पता चलता है कि आपका सिंगल स्टेट में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है या फिर आपका मल्टी स्टेट में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। तो ये पूरी डिटेल रही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, यानी कि कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, जिसमें कि आपका ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। तो इसको यहाँ पे डिटेल में हम लोग ने देख रखा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बैंक बहुत तरीके के हमारे कंट्री में है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि किस बैंक की क्या क्राइटेरिया है। बैंकों के बारे में आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडिया में रह रहे हो, और इंडिया में ही नहीं किसी भी कंट्री में रह रहे हो, और आप उस कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को नहीं समझ रहे हो, बैंकों की जो उसकी महत्व है वो नहीं समझ रहे हो, बैंकों का जो कैटेगराइजेशन है उसको नहीं समझ रहे हो, तो ये तो आप ठान के रखो कि आप कभी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाओगे। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट को सही से करने के लिए आपको बैंकों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं, देखते हैं कि ये बिल तो लाया गया, ठीक है, आरबीआई को पूरी तरीके से एम्पावर कर दिया गया, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या रूरल कोऑपरेटिव बैंक में और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, वो भी ओके है, बट फिर भी इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो समझिए। सबसे पहले क्या है ना कि जो आपको मैनेजमेंट इशू निकल के देखने को मिल रहा है, क्योंकि पंजाब और महाराष्ट्र की अगर हम लोग कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, जो भी इशू निकल कर आया है वो क्या है कि मैनेजमेंट, लैक ऑफ मैनेजमेंट की कमी से आया है। तो मैनेजमेंट बेटर तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पे फ्रेमवर्क जो आप देखो कि आरबीआई के द्वारा बनाया जाएगा या फिर इस बैंकों को आरबीआई के अधीन लाया गया, तो आरबीआई क्या करेंगे कि यहाँ पे सही से जो है टाइम टू टाइम वो देखते रहेंगे कि क्या सही है नहीं क्या सही है, तो वो बेटर तरीके से एड्रेस करेंगे कि अगर कोई भी तरीके का इशू निकल कर आता है पुअर मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट इससे बेटर हो पाएगा। साथ ही जो कैपिटल बेस है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो पाएगा, क्योंकि पैसे की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, तो पैसे की कमी यहाँ पे सही हो पाएगा। क्योंकि पहले क्या था कि आसानी से कोई भी लोग आते थे कोऑपरेटिव बैंक में, तो अपने आप को ओनर समझना ही है, तो कुछ भी आप ले लो, शेयर परचेज कर लो, बॉन्ड परचेज कर लो, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप उस बैंक के ओनर बन गए। अब क्या होता है कि आप आरबीआई के अधीन आ चुका है बैंक, तो आपको आरबीआई से अप्रूवल लेना होगा। अगर आरबीआई को लगता है कि यू आर द राइट पर्सन जिसको कि यहाँ पे बॉन्ड वगैरह शेयर वगैरह देना चाहिए, तभी आपको जो है यहाँ पे परमिशन मिलेगा। तब हो गया ना थोड़ा सा टफ। तो अगर मानिए इससे तो आपको, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग तो ऐसे ही छट जाते हैं, वो इस कैटेगरी में आते ही नहीं है कि उनको शेयर परचेज करने दिया जाए या फिर बॉन्ड परचेज करने दिया जाए, तो उस कैटेगरी में नहीं आते, तो लोग जो है वैसे ही छटते जाते हैं। तो क्या होता है कि बैंकों का पैसा सेव रहता है, बैंकों को जो है इतना ज़्यादा ह्यूज लॉस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है कोऑपरेटिव में वो भी यहाँ पे बूस्ट हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई को अलाउ करने से क्या होता है कि एक मेंटल सेटअप हो जाता है। जैसे आप समझो कि क्या है कि अब आरबीआई के अधीन आ गया कोऑपरेटिव बैंक, और साथ ही साथ इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया, तो आपको अंदर, आपका जो अंदर आत्मा है ना, वो आपको खुद ही कहेगा कि अब ये बैंक जो है ना थोड़ा सेफ हो गया है, अब ये बैंकों की हालत सुधर जाएगी, कोऑपरेटिव बैंक जो है ना अब हमारे कंट्री में अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा। ये हमारा एक अंतरात्मा है, जो आप समझ सकते हो कि अगर इतने बड़े बड़े यहाँ पे अगर बैंक इतने बड़े बड़े अगर ऑर्गेनाइजेशन इसको देखे, हालांकि ये तो सेंट्रल बैंक ही है आरबीआई, तो आरबीआई जहाँ पे भी देखता है वो अच्छे तरीके से मैनेज करके चलता है, बिकॉज आफ्टर ऑल ये हमारे सेंट्रल बैंक है, तो उसको तो करना ही होगा। तो एक मन से ही समझ में आता है कि चलो ठीक हो गया, तो हमारा पब्लिक कॉन्फिडेंस भी ये आपका जो है ये मतलब कि एक अपना कॉन्फिडेंस बन जाता है। अभी क्या था कि जैसे देखिए पीएमसी जो यहाँ पे बैंक है वो इस तरीके से इंसॉल्वेंट हो गया, तो बहुत सारे लोगों के पैसे ठप हो गए। तो अब क्या होगा कि इसके बाद जो है पैसे जो है कोऑपरेटिव बैंक में लोग जमा ही नहीं करेंगे, डिपॉजिटर भाग जाएंगे, वो सोचेंगे कि इसमें क्यों करें, क्यों ना कोई अच्छा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसी में करते, इसमें क्यों करने जाए, तो लोग नहीं करेंगे पर, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। लेकिन अगर इस तरीके से जो चेंजेस लाया गया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और नीड ऑफ एन आर भी कह सकते हो आप, तो अगर ये किया गया है तो इससे क्या है कि लोगों की यहाँ पे जो ट्रस्ट है वो मेंटेन हो पाएगा, और फिर से यहाँ पे जो है वो यहाँ पे डेवलप हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ सिग्निफिकेंस है इस तरीके का बिल लाने का। अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है।
कोऑपरेटिव बैंक में बहुत सारी चैलेंजेस है, तो इतना चेंज करने के बाद भी आज अभी भी आप देखोगे कि स्टिल परसिस्ट फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो देख लेते क्या क्या चैलेंजेस है। तो सबसे बड़ी यही चैलेंजेस है कि अभी तक हम लोग देख रहे हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, यानी अर्बन एरिया का कोऑपरेटिव बैंक। इतना जो यहाँ पे चेंजेस लाया गया आरबीआई के द्वारा, यहाँ पे सुपरसीड करने का भी जो बात रखा गया वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए रखा गया। स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक के लिए तो यहाँ पे बात ही नहीं किया गया। जो स्मॉल रूरल कोऑपरेटिव बैंक है, छोटे छोटे भी आपको ग्रामीण क्षेत्र में कोऑपरेटिव बैंक देखने को मिलेंगे, उसको तो बाहर ही रख दिया गया। तब की मेन प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिलता है वो यही सारे बैंकों से निकल कर आता है। तो यही मेन जहाँ पे आपका जो जहाँ पे मेन प्रॉब्लम है उसको आप लोग नकेल नहीं कसोगे, उस पर आप लोग जो है स्ट्रिक्ट नहीं होगे, तो फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा। मान लीजिए कि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो और आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तब कि आपका आप समझ सकते हो कि प्रीलिम्स इज़ द फर्स्ट स्टेज। जब आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तभी तो आप मेंस आंसर राइटिंग वहाँ पे जाके लिख पाओगे, तभी तो आप इंटरव्यू तक पहुँच पाओगे। और आप क्या कर रहे हो कि खाली आप लोग जो है मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आप प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो। तब तो हो गया ना कि आपका जो रूट कॉज है वहाँ तक तो उसको आप लोग पकड़ नहीं रहे हो, उसको आप लोग जो है सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो फिर पूरा प्रोसेस आपका कैसे ठीक होगा। तब तो आप कभी भी यूपीएससी क्लियर ही नहीं कर पाओगे। तो आप लोग समझ रहे हो कि क्या कहने का कोशिश कर रहे हो। तो यही चीज़ यहाँ पे भी बताया गया है कि जहाँ पे मेन प्रॉब्लम है जो छोटे छोटे कोऑपरेटिव अर्बन जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक है उसमें मेन प्रॉब्लम है इस तरीके का, और उसी को यहाँ पे एक्सक्लूड करके रखा गया है। साथ ही आप लोग देखो कि ड्यूअल रेगुलेशंस है। पहले क्या होता था कि सबसे बड़ी इशू जो यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंकों का था कि यहाँ पे ड्यूअल रेगुलेशन था। इसके बारे में भी हम लोग ने पहले भी इसको डिस्कस किया था। तो इस बिल के थ्रू जो है ना यहाँ पे सुपरवाइजरी पावर यानी कि आरबीआई को कुछ ज़्यादा ही पावर दे दिया गया, बट इस इशू को एड्रेस ही नहीं किया गया कि यहाँ पे जो रेगुलेट किया जाता है वो दो बॉडी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। कोऑपरेटिव बैंक जो है आरबीआई के द्वारा भी रेगुलेट किया जाता है, और समटाइम्स आपको सेबी वगैरह के द्वारा भी देखने को मिलेगा कि वो भी इसको रेगुलेट करती है। तो ये भी तो एक मेन इशू था, हम लोग पहले भी जो डिस्कस किए थे 2019 में जितने भी करंट अफेयर्स हम लोग ने डिस्कस किया था, ये भी एक मेन इशू में हम लोग डिस्कस किए थे। इसको तो इस बिल में एड्रेस ही नहीं किया गया। थर्ड है कि स्ट्रक्चर इश्यूज आप देखो कि बहुत सारे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो सिंगल ब्रांच बैंक होते हैं। सिंगल ब्रांच कहने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आज की डेट में आपका खाता है यानी कि बैंक अकाउंट आपका किस में है, तो एसबीआई में है, तो एसबीआई का आपको ब्रांच देखने को मिलेगा ना। आप महाराष्ट्र में चल जाओ वहाँ एसबीआई है, या फिर आप यहाँ आ जाओ नॉर्थ साइड, आप इधर आ जाओ यूपी आ जाओ तो आपको देखने को मिलेगा, कर्नाटक चले जाओ तो वहाँ पे भी आपको ब्रांच देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का एक ही मात्र आपको ब्रांच देखने को मिलेगा। पंजाब और महाराष्ट्र का जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था वो एक ही था, इसका तो चार आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ना वो सिंगल ब्रांच है, और इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो जितने ज़्यादा ब्रांच होते हैं ना, क्योंकि आप देखो कि अब तो सारे बैंकों का नंबर कम किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बैंक जो है बहुत ज़्यादा डूब रहे हैं, एनपीए वगैरह बहुत ज़्यादा इशू निकल कर आ रहा है, इसलिए इतने सारे बैंकों को अमेलगेमेट किया जा रहा है या मर्ज किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग देखो कि पहले क्या था कि बैंकों को बढ़ाने का काम किया गया। हमारे जब हमने इंडिपेंडेंस लिया, जब से हमने स्वतंत्रता हासिल की है, तब से हमारा ये मोटिव था कंट्री का कि बैंकों को फैला देना है, पूरे कोने कोने तक फैला देना है, ताकि लोगों को यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल मदद चाहिए वो उसको मिल सके। लेकिन अब यह है कि आप लोग देखो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो सिंगल ब्रांच है, और मेन प्रॉब्लम इसी से निकल कर आता है। अगर एक ब्रांच में अगर प्रॉब्लम होता है तो वो पूरा बैंक डूबने का कागार में रहता है। यही अगर एक ब्रांच का एक बैंक का अगर 2-4 ब्रांच हो तो क्या होगा कि मान लीजिए कि इस बैंक की हालत ठीक है, इस बैंक की हालत ठीक है, इस बैंक की हालत ठीक नहीं है, तो ये दोनों जो ब्रांच है और जो कोर यहाँ पे आपका मेन ब्रांच देखने को मिलेगा, ये तीनों जो मिल के जो क्या करेंगे कि इस ब्रांच को भी बेटर करने का कोशिश करेंगे। तो इससे हेल्प हो पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से ये फंक्शन कर पाते हैं। बट एक सिंगल अगर रहेगा ना तो वो ज़्यादा तरीके से अच्छा बेटर नहीं परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ऑपरेशन इशू भी देखने को मिलेगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आप देखो कि काफ़ी ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन है दूसरे अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में देखो, जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, पेमेंट बैंक हो गए, एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। तो ये सारे ऐसे कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके कंपैरिजन में आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में देखो तो ज़्यादातर ऑपरेशन इसका कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। और साथ ही साथ पुअर सैलरी और वेज स्ट्रक्चर है। हाईली प्रोफेशनल स्टाफ जो है ना वो यहाँ पे काम ही नहीं करना चाहते अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में, क्योंकि पुअर वेज स्ट्रक्चर है, पैसा ज़्यादा मिलता ही नहीं है कोऑपरेटिव बैंक में, इसलिए अच्छे अच्छे लोग भी यहाँ पे नहीं काम करना चाहते। डेट वेवर स्कीम बहुत ज़्यादा है, अगर कर्ज में हो तो आपको यहाँ पे छूट भी दिया जाएगा। बिकॉज ऑफ बहुत सारे ऐसे डेट वेवर और रिलीफ स्कीम यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, जिसमें कि आज की भी डेट में जो रिकवरी प्रॉब्लम है ना वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आज भी झेलने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आप देखोगे कि जो डेट वेवर होता है, कर्ज जो यहाँ पे माफ़ करने की जो इशू निकल कर आती है, वो आप देखते हो कि पंजाब
पंजाब वाले एरिया में क्या है कि बहुत ज़्यादा किसान है, पंजाब हरियाणा वाले एरिया में बहुत ज़्यादा किसान है। 90% उनका जो इकॉनमी है वो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। तो वहाँ के किसान बहुत ज़्यादा लोन लेते हैं। अब लोन ले लिए, लेकिन आपको पता है कि फसल अच्छा नहीं हुआ, कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो किसानों की मांग आ जाती है, प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि हमारा लोन वेव कर दो। अब सारे लोगों का अगर यहाँ पे लोन जो है माफ़ कर दिया जाए तो घाटा किसको होता है? लोगों को घाटा नहीं होता है, घाटा बैंकों को होता है। बैंक के पास पैसे की कमी हो जाती है, बैंकों में जो एनपीए की रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है ओवरऑल हमारे कंट्री में फिनेंशियल बर्डन लगने लगता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी आपको देखने को मिलेगा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बहुत होता है। जितना भी कर्ज वगैरह है उसको माफ़ करने की भी क्षमता जो है ना, इनमें बहुत ज़्यादा है। दूसरे बैंकों में इतना क्षमता नहीं है। तो क्षमता रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जो है एक इशू ही लेकर आ रहा है, प्रॉब्लम ही लेकर आ रहा है। सो दीज आर द इशू। सबसे पहला क्या है कि स्मॉल रूरल कोऑपरेटिव बैंक को बाहर रखा गया है। ड्यूअल दो तरीके का रेगुलेशन देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर भी अच्छे तरीके से नहीं है, ऑपरेशन भी सही तरीके से नहीं होता है, पुअर सैलरी है, पैसे भी नहीं देते हैं, और डेट वेवर स्कीम भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि सबसे पहले बजटरी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। यानी कि अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को एक अच्छा लेवल पे लेकर आना है तो उसके पहले क्या है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे बजटरी सपोर्ट करना है। यानी कि बजट में इसके लिए अलग से एलोकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ सैलरी ऑफ स्टाफ, क्योंकि मान लीजिए कि लोग यहाँ पे पैसे के लिए ही काम करते हैं। अदर बैंक आप देखो कि हमारे यहाँ इतना कैटेगराइजेशन है बैंकों का, आरआरबी है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, एनबीएफसी है, प्राइवेट बैंक है, तो इतने सारे बैंक है, एसबीआई अलग से है। तो लोग क्यों नहीं चाहेंगे? आज के डेट में इतने सारे बच्चे बैंकों की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसबीआई हो, आईबीपीएस हो और आरबीआई हो। तो ये सारे आरबीआई ग्रेड भी बहुत सारे बैंकों के पेपर होते हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल भी सारे बैंकों के पेपर होते हैं। तो सारे बच्चे यहाँ पे एसबीआई के पीछे क्यों भागते हैं, या फिर यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि इनका लेवल बहुत हाई है, इनका सैलरी भी हाई है एज़ कंपैरिजन टू अदर बैंक। तो इसलिए बच्चे इसके पीछे भाग रहे हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है। तो वही चीज़ है कि जहाँ पे अच्छी सैलरी, बैंक तो सब है, बैंक में आप काम करो, नॉन गस्टेड आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेगा, लेकिन फिर भी लोग क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं और जो अच्छा सैलरी वाला है उसमें चले जाते हैं, है कि नहीं? सबकी चाह होती है कि आईबीपीएस से बेटर जो है एसबीआई निकल जाए। तो वो वाली बात होती है कि लोगों को यहाँ पे सैलरी बढ़ाना होगा, सैलरी बढ़ाना होगा, तभी जो है हाई प्रोफेशनल लोग भी यहाँ पे काम करने के लिए रेडी होंगे। साथ ही यहाँ पे सिंगल रेगुलेटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप समझो कि दो जगह आप कोचिंग करने गए, विज़न में भी कोचिंग कर रहे हो, वाजीराम में भी कोचिंग कर रहे हो, अगर आप दिल्ली जा रहे हो तो ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है ना प्रॉब्लम, कि ये लोग का क्या फंडा होता है कि बच्चों को अपने अंदर ट्रैप कर लेना। यानी कि एक तो आप समझो कि क्लासेस इतने भयंकर होते हैं, 6-6 8-8 घंटे के क्लासेस होते हैं। तो आप 24 घंटा में तो एक 6-7 घंटा आप सोने में हटा दो, उसके अलावा 8 घंटे आप इस कोचिंग को दे दो। उसके अलावा ऐसा भी नहीं होता, ये डेली इतना टास्क देते हैं, होमवर्क देते हैं, और आपको भर भर के यहाँ पे बुकलेट वगैरह भी देंगे कि आप इन्हीं का पढ़ो। तो अगर आप मान लो, और साथ ही आपसे पैसे भी उतने ही लेंगे, ठीक है, भर भर के पैसे लेते हैं, 1.5 लाख 2 लाख तक का तो इनका साल भर का या कुछ महीने का फ़ीस होता है। तो इतना सारा आप लुटा दो। और अगर मान लो आप वीज़न में एक कोचिंग में अगर लुटा रहे हो तो कुछ समझ में भी आता है। अगर आपने दोनों कोचिंग पे लुटा दिया तो और आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, और ज़्यादा चांसेस होता है कि आप डूबोगे ही। क्योंकि अगर एक आप कोचिंग में लेते हो तो आप समझो कि 6 घंटा आपने, 7 घंटा आपने सोने में दिया, 8 घंटे यहाँ कोचिंग में दे रहे हो। अब कोचिंग में ऐसा तो नहीं है कि आप चले गए कोचिंग, तो कोचिंग से पहले आप पढ़ते पढ़ते जा रहे थे, कोचिंग के आने के बाद भी आप घर में पढ़ना स्टार्ट कर दे। नहीं, दिमाग है ना, मशीन नहीं है, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश तो करना ही होगा ना। तो थोड़ा सा आए, आप चाय नाश्ता करोगे, खाओगे पियोगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, थोड़ा गाना वाना सुनोगे, तो उसमें 1 घंटा निकल जाता है। किसी दोस्त लोग से बात करोगे तो आपका 1-1.5 घंटा चला गया। ठीक है, ले दे के आपके पास कितना टाइम मिलता है? घर में अगर आप देखोगे, घर में नहीं, जहाँ पे भी आप रह रहे हो, तो 4-5 घंटा मिलता है सेल्फ स्टडी के लिए। सेल्फ स्टडी में भी आप क्या करोगे, 1 घंटा तो देखोगे कि क्लास में आपने 8 घंटा क्या पढ़ा। उसके बाद आपको जो टास्क दिया गया है वो आप देखोगे। फिर उसके बाद बच जाता है 2 घंटा, न्यूज़पेपर उठा लो तो 2 घंटा तो वैसे ही खत्म, यानी कि आपका दिन हो गया खत्म, 24 घंटा ऐसे ही खत्म हो गया, है कि नहीं? तो यानी कि आप अगर एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप को, तो यानी कि आपका रिजल्ट लेने का टाइम ऐसा लगेगा कि हाँ पॉजिटिविटी है कि आप रिजल्ट लोगे, क्योंकि 8 घंटा ये आपसे जो है रामायण नहीं सुनाते, आपको पढ़ाते भी है, बहुत अच्छा यहाँ पे क्लासेस भी होती है। लेकिन अगर आप दोनों तरफ कोचिंग ले लो, विजन में भी ले लो, वाजीराम में भी ले लो, तो आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा, आप कोलैप्स भी हो जाओगे। दोनों कोचिंग वाले आपको अलग अलग बताएंगे, एक बोलेंगे कि आपको मेंस आंसर राइटिंग अच्छा करना चाहिए, एक बोलेंगे कि बेटा प्रीलिम्स पे फोकस कर लो। आप हो जाओगे कंफ्यूज, क्योंकि दोनों जगह से आपको रेगुलेट किया जा रहा है। यही चीज़ कोऑपरेटिव बैंक के पास हो रहा है कि उनको दोनों रेगुलेट कर रहा है।
आरबीआई की कुछ और रूल्स रेगुलेशन है, सेबी की कुछ और रूल्स रेगुलेशन है, वो हो जाते कंफ्यूज और वो कर नहीं पाते किसी और चीज़ का। अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि फेल हो जाते हैं। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। समझ गए? तो सिंगल रेगुलेटर की ज़रूरत है। वही चीज़ मैं यहाँ पे भी कहूँगी कि यूट्यूब में भी आप फॉलो करते हो तो सिंगल फॉलो कीजिए। मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ कि मेरे भी लेसन देखेंगे, दूसरे दूसरे के भी विजन आइज के लेसन देखेंगे। क्यों देखना है? आप एक बार जो है ना एक ही लेसन को दो चार, अगर आप न्यू आए हो तो मेरी लेसन आप देख लियो विजन आइज की, दो चार लेसन दो चार चैनल और है उसमें भी आप जाके देख लो। जिसकी डिस्कशन अच्छी लगती है उसी में आप स्टिक हो जाओ। डेली आप उसी की देखो। जैसे मैं यहाँ पे फिक्स कर रखी हूँ कि 4 बजे आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अपना डेली, एक होता है ना कि आपका पता भी नहीं चलेगा कि आपके 20 दिन में कैसे ये मैगजीन ख़त्म हो रहा है। ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा आपका। जब आप खुद से पढ़ने बैठोगे तो इट्स टू डिफ़िकल्ट कि आप इसको ख़त्म कर सको। तो यहाँ पे एक ये फ़ायदा होता है क्लास करने का। ठीक है? तो यही चीज़ मैं कहूँगी कि सिंगल रेगुलेटर होना चाहिए। आपको अपना डेली का एक ही रूटीन बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक दिन आप लोग अलग कर रहे हो, खिचड़ी पका रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऐसा नहीं। आराम से एक रूटीन बनाइए जिसमें कि आप अपना डेली शेड्यूल को मेंटेन कीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। आज अगर ज्योग्राफी पढ़नी है 2 दिन ज्योग्राफी पढ़िए, तीसरे दिन आप पॉलिटी उठा लो। इस तरीके का आप लोग को मिला जुला के सारा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो एक्सपीरियंस है, इन्फॉर्मेशन और जो एक्सपीरियंस है उसको एक्सचेंज करने की ज़रूरत है। ये एक ज़रूरत है कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहना चाहिए। इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने से क्या होता है कि पता चलते रहेगा कि उस बैंक में क्या कहानियाँ चल रही है, उस बैंक की पोजीशन क्या है, फिनेंशियल प्रॉब्लम कितनी है या फिर नहीं है, तो ये पता चलते रहेगा। साथ ही एक अलग से कानून होना चाहिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है आज के डेट में आप समझो कि कोऑपरेट करने के लिए लोगों को लाया गया है। इसका एम ही डिफरेंट है दूसरे बैंकों से। हालांकि सबका, सारे बैंकों का तो एक ही लेखा जोखा है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अब ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डूब रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें इशू निकल कर आ रहा है। तो इसके लिए अलग से कानून लाने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ अलग से कानून को फ्रेम करना चाहिए जिससे कि उनको लोन को रिकवर करने में हेल्प हो। साथ ही साथ जो है बोरोवर को वो एडवांस दे सके बिना किसी विलफुल डिफ़ॉल्टर के। अब विलफुल डिफ़ॉल्टर का कहने का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे यहाँ के आपको माल्या जी देखने को मिलेंगे। जी तो लगाना ही नहीं चाहिए, लूट के चले गए हमारे इंडिया को, अब जी क्यों लेना उसमें। माल्या है, विजय माल्या, वो विलफुल डिफ़ॉल्टर है। आपको लगता है कि वो लोन चुकता नहीं कर सकते थे? वो कितना ज़्यादा 900 करोड़ का, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 900 करोड़ का वो डिफ़ॉल्ट करके जो है भाग गए, ब्रिटेन में जाके बैठे हुए हैं। अब इंडिया को लगा दिए चूना। उनके पास इतना ज़्यादा विला है, वो अगर 2 विला भी बेच दे, ठीक है, तो यहाँ पे बैंकों का पैसा निकल जाएगा। तो यही बात है कि वो विलफुल है ना, वो जानबूझ के यहाँ पे बैंकों को चूना लगा के गए क्योंकि वो स्मार्ट समझ रहे खुद को। वो सोच रहे कि हमसे बेटर तो कोई है ही नहीं, हमसे ये वो कुछ भी जो भी, ठीक है, इतने बड़े बड़े जो आइकॉन होते हैं, बिजनेस टाइकॉन होते हैं ना, उनका यही चोचलाबाजी होता है। तो ये विलफुल डिफ़ॉल्टर है। तो ऐसे ऐसे विलफुल डिफ़ॉल्टर से बचने का ज़रूरत है। तो बिना इस तरीके के विलफुल डिफ़ॉल्टर होते हुए जो है ना, लोन को अच्छे तरीके से रिकवर कर सके, ऐसा कानून लाना चाहिए। ठीक है? तो ये बात, ये रही आर्टिकल। बहुत ही शानदार आर्टिकल थी। मुझे जितना पढ़ने में मज़ा आया, आई थिंक आपको जितना पढ़ाने में मज़ा आया, आई थिंक आपको उतना पढ़ने में मज़ा आया होगा। ठीक है? कहीं भी डाउट करे, सजेशंस रहता है तो फिर आप कमेंट कर सकते हो। तो बैंकिंग रेगुलेशन बिल है जिसमें मेनली यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक पे ध्यान दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम निकल कर आया। यहाँ पे आरबीआई को बहुत ज़्यादा पावर दिया गया है कि वो सुपरवाइज कर सकते हैं, सुपरसीड कर सकते हैं। कुछ एक्सक्लूशन भी है यहाँ पे, ये देखना है। कोऑपरेटिव बैंक को हम लोग ने देखा कि क्या है, 2 तरीके का है, रूरल और अर्बन। उसमें भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हमने देखा। फिर सिग्निफिकेंस देखा कि ये बिल लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। फिर भी बिल लाने के बाद ऐसा नहीं कि सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो चैलेंजेस को हम लोग देखे। वे फॉरवर्ड बहुत अच्छे से दिया गया कि क्या करना चाहिए सरकार को, इस पर हम लोग ध्यान दिए। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, देख लेते हैं। इनोवेशन इकोसिस्टम, ये क्या है, क्यों है और कैसे है, इसके बारे में समझते हैं। इंडिया का रैंक आप देखोगे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जो कि यहाँ पे आपका पब्लिश किया गया है, तो यहाँ पे आपका इंक्रीज़ हुआ है। इंडिया की रैंक अच्छी हुई है। 4 प्लेस हम लोग अप हो गए हैं, यानी कि लास्ट ईयर कितना था, 52 था, 2020 में 48 हो गया। इट मीन्स व्हाट, ये क्या सिग्निफिकेंट, ये क्या आपको इंडिकेट कर रहा है कि हमारे यहाँ जो इनोवेशन है, यानी कि आप कुछ नया इन्वेंट करो, कुछ नया। मतलब ठीक है यार, सब कोई जो है इसी रेस में लगे हुए हैं। सब कोई बीटेक करने के बाद जो है आप देखोगे कि आज की डेट में 90% स्टूडेंट जो है वो इस फील्ड में आ रहे हैं कि चलो ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर लेते, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर लेते। कोई पड़े हुए हैं कि ना भाई हमसे इतना मेहनत नहीं हो पाएगा, तो चलो यार बैंक की तैयारी कर लेते। तो ये भीड़ लगा हुआ है। आपको कुछ अलग करने की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योर बनने की ज़रूरत है यार। जॉब क्रिएटर बनो, जॉब सीकर नहीं बनो। तो ये वाली बात होती है कि कुछ इनोवेट करो, कुछ अगर नया आइडिया है जो आपको लगेगा कि बहुत रिवोल्यूशनरी हो सकता है। जैसे आप पेटीएम देखो, पेटीएम के जो विजय चौधरी है,
उनका वो जो सीईओ है उसके, उनका मैं एक बार ऐसे ही देख रही थी उनका स्टेटमेंट, तो वो बहुत शानदार कहे थे कि काफ़ी पेटीएम जब वो लेकर आए थे तो अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा था। बट एक क्या होता है ना कि आप अगर किसी चीज़ के पीछे भागते हो और बहुत मेहनत करते हो तो ऊपर वाला भी आपको साथ देता है। अचानक से क्या हुआ, डीमोनेटाइज हो गया, और डीमोनेटाइज के होने के बाद सिर्फ पेटीएम का ही बोलबाला था, और उन्होंने उन्होंने कहा कि जो वो एक दिन में 6 घंटे काम करते थे, वो 24-24 घंटे भी काम किए हैं। उनके वर्कर्स जो है वो 60-60 आवर्स तक भी कंटिन्यूस काम किए हैं, तब जाके डीमोनेटाइजेशन के टाइम में जो है पेटीएम इतना बूम हो पाया। और आज की डेट में आप देखो कि जहाँ जाओ बस पेटीएम पेटीएम पेटीएम, है कि नहीं। तो ये होती है कि उन्होंने कुछ नया इन्वेंट किया कि लोगों को और आसान तरीका हो, कहीं पे भी जाओ अब आपको जो है पैसे लेकर कैरी करने की ज़रूरत नहीं। इवन आप कार्ड भी अपना कैरी नहीं कर रहे हो तो फाइन, एक समय था कि पैसे नहीं ले जाओ लेकिन कार्ड लेकर जाओ, तो आप कार्ड भी नहीं लेके जा रहे हो, मोबाइल आपके हाथ में है तो उसमें भी आपका जो है पैसे आप आराम से पेटीएम के थ्रू जो बार कोड को स्कैन करके आप दे सकते हो। तो हो गया ना, कुछ इनोवेटिव आइडिया आया तभी तो ये हुआ। तो वही चीज़ है कि हमारे कंट्री में माइंड तो खतरनाक है, लोगों के पास दिमाग की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बस उसको एक सही जगह पे आप लगाओगे ना तो बहुत अच्छा आप लोग तरक्की करोगे। तो इसलिए यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, जिसको यहाँ पे डेवलप किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको वीपो कहते हैं। यहाँ पे आपको टॉप बिजनेस यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेंगे, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट है, इन सब के साथ मिलकर यहाँ पे इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, रैंकिंग भी पूछ ली जाती है, यूपीएससी में तो नहीं पूछा जाता, बट और भी आप गवर्नमेंट की कोई भी और दे रहे हो, चाहे रेलवे दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, या फिर स्टेट पीसीएस भी दे रहे हो, तो इट मे बी आस्ड। तो यहाँ पे क्या है ना कि इनोवेटिव कैपेसिटी कितना है, वो चीज़ यहाँ पे देखा जाता है। 80 इंडिकेटर्स है पूरे तरीके से, जैसे कि कितना रिसर्च कैपेसिटी है, डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट कितना है, पेटेंट और ट्रेडमार्क फिलिंग कितना है, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन क्रिएशन कितना है, हाईटेक नेट एक्सपोर्ट कितना है। तो ये सारे जो कैटेगरी है उस पर देखा जाता है। अब इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या फाइंडिंग हुई है वो देख लेते हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो है क्राइसिस जो है वो हमारे इनोवेशन को तो इम्पैक्ट किया ही है, लीडर्स को भी इम्पैक्ट किया है, लेकिन फिर भी लीडर्स को यहाँ पे ज़रूरत है कि अब वो यहाँ पे रिकवरी की जगह पे रिकवरी की तरफ वो बढ़े। फार्मास्यूटिकल और जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर्स है उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रोथ को एक्सपीरियंस करना। साथ ही कुछ और भी यहाँ पे की सेक्टर्स देखें, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है तो उसको भी फास्टर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि क्लीन एनर्जी को वो अडॉप्ट करे। साथ ही साथ फिनेंशियल सिस्टम की अगर बात करें तो अब तक आप देखो कि मनी जो है ना वो यहाँ पे इनोवेटिव वेंचर्स में फंड करने की ज़रूरत है, जो कि अब ड्राई अप हो चुका है, यानी कि सूख चुका है। तो वेंचर कैपिटल है जिसमें कि इस तरीके का शार्प डिक्लाइन देखने को मिला कि नॉर्थ अमेरिका हो, एशिया हो, यूरोप हो, उसमें पैसे की कमी देखने को मिली। ऑब्वियस है, कोविड-19 क्राइसिस के कारण जो है बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत देखने को मिली है। जोग्राफी ऑफ इनोवेशन अगर हम लोग देखें तो ये भी आप देखोगे कि शिफ्ट ही हो रहा है, और ये इस रैंकिंग के से हमें इस तरीके का एविडेंस निकल कर आ रहा है। ओवर द ईयर अगर देखें तो चाइना है, वियतनाम है, इंडिया है, फिलीपाइंस है, जो कि ऐसे इकॉनमीज है जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और सारे आप देखोगे कि टॉप 50 के अंदर में आता है, यानी कि ये चारों कंट्री हैं, चाइना हमारे साथ साथ हमारा पड़ोसी देश चाइना, वियतनाम और फिलीपींस है। इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो कुछ रीजनल डिवाइड भी है जो कि एग्जिस्ट करता है इस नेशनल इनोवेशन परफॉर्मेंस में। साथ ही साथ हम देखें कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या है ना कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो यहाँ पे टॉप 100 क्लस्टर, जो कि यहाँ पे अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिटी के कारण उसको रैंक किया गया है। और साथ ही साथ टॉप 100 क्लस्टर आप देखोगे तो 26 इकॉनमी में ही है, 6 तो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, ईरान और टर्की है। बाकी रशियन फेडरेशन भी है जो कि मिडिल इकॉनमी इनकम कंट्रीज़ में आते हैं। और यूएस के द्वारा यहाँ पे कंटिन्यू किया गया कि वो लार्ज नंबर ऑफ क्लस्टर्स को होस्ट कर रहे हैं। चाइना में 17 है, जर्मनी में आपका 10 है, जापान में 5 है। तो इस तरीके का जो है उनके पास इनोवेशन क्लस्टर है। अब यहाँ पे समझते हैं कि इनोवेशन इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। इनोवेशन इकोसिस्टम कहने का मतलब ऐसा है कि ऐसा एक मतलब कि इन्वायरमेंट आपका बनाना जिसमें कि कुछ कंपनीज़ का जो नेटवर्क है वो इंटरकनेक्टेड हो, कुछ इंटिटीज़ जो है वो इंटरकनेक्टेड हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हो, और टेक्नोलॉजीज़ का, नॉलेज का, स्किल का वो आपस में शेयर करें। वर्क कोऑपरेटिव भी होना चाहिए, कॉम्पिटिटिवली भी होनी चाहिए, जिससे कि कुछ न्यू प्रोडक्ट निकल कर आए, कुछ सर्विसेज यहाँ पे निकल कर आए। साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंट एक्टर्स भी होने चाहिए, रिलेशनशिप हो, रिसोर्सेज हो, जो कि एक अच्छा खासा रोल प्ले करे और एक बहुत ही अच्छा ग्रेट आइडिया निकल कर आए, जिससे कि हम लोग यहाँ पे लार्ज स्केल में एक इम्पैक्ट अच्छा कर सके। तो यही चीज़ है कि ऐसा इनोवेशन इकोसिस्टम कहने का मतलब है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जिसमें कि इनोवेशन जो है ना वो एक हाई लेवल का होना चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के जो लोग हैं, उनको अगर लगता है कि कुछ न्यू इन्वेंशन करना चाहिए, कुछ न्यू आना चाहिए, कुछ उनके पास आइडिया है, कुछ ट्रिक्स है, कुछ टिप्स है, तो उन सबको एक साथ आना है, चाहे उनकी नॉलेज हो, चाहे उनकी टेक्नोलॉजी हो, ये सारी चीज़ों को शेयर करके वो एक नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हैं।
तो इस तरीके का हमें इकोसिस्टम बनाना है। 3 डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक आपको इनोवेशन इकोसिस्टम का देखने को मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पे एक कॉमन सेट ऑफ गोल होना चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव हो और शेयर्ड सेट ऑफ नॉलेज और स्किल हो। तो अब ये समझिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है, आज के डेट में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं पढ़े थे। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है ये समझिए। इनोवेशन इकोसिस्टम जो है एक एक्टिव फ्लो है यहाँ पे, यानी कि इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। कुछ भी काम अगर आपको करना है, जैसे कि अगर आप कुछ भी सोच रहे हो कि इस तरीके का पेन है, मान लीजिए कि शकला का बुम बुम अगर आप लोग बचपन में देखते थे, तो वो क्या था कि वो पेन उठाते के साथ आपकी जो विश थी ना उसको पेपर में बना दिया जाता था। तो आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बनाओ, ड्राइंग करो, उसके बाद आपका गलत हुआ तो फिर उसको रब करके हटाओ, फिर आप उसको पेंसिल से क्रिएट करो। तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा पेन होना चाहिए कि हम लोग के पास भी शकला का बुम बुम पेन आ जाए कि हम लोग इसको पेन को पेपर में रखें और वो चीज़ें ड्रॉ हो जाए ऑटोमेटिक। तो इस तरीके का अगर आपको इनोवेशन करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये काम होगा कैसे, कैसे ये इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो आपको रिसोर्सेज की भी ज़रूरत है, साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। कोई भी आपका इनोवेशन जो है वो आपका रियल लाइफ में या फिर आपका वो कन्वर्ट नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास ना इन्फॉर्मेशन हो ना ही रिसोर्सेज हो। तो इन दोनों चीज़ की ज़रूरत है। तो ये दोनों आपको तभी मिलेगा जब आपके पास वैसा इकोसिस्टम होगा, जब आप दो लोग से पूछ पाओगे कि इसके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, रिसोर्सेज क्या चाहिए और इसमें इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, तब आपको आप वो सारी चीज़ों को गूगल में सर्च करोगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ सोल्यूशंस भी आपका जो है डेवलप कर सकेंगे, आप लॉन्च कर सकेंगे। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। मतलब कि आप समझ सकते हो कि ये एक इन्वेंशन है। ऐसे अगर पेन आ जाएंगे मार्केट में तो बच्चे खूब खरीदेंगे, उनको मज़ा आएगा ड्राइंग करने में। तो कहीं ना कहीं इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, आउटपुट बढ़ेगा। साथ ही साथ कंट्रीज़ की जो डिपेंडेंस है वो इनोवेशन में, वो भी एक नया डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाएगा। साथ ही ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे हम लोग जो सिकनेस, पॉवर्टी और जो हंगर है, यानी कि इस तरीके का अगर कुछ हम लोग इनोवेट कर लेते हैं, इनोवेशन करते हैं, जिससे कि जो भूखमरी है हमारे यहाँ की, जो यहाँ पे गरीबी है वो कहीं कम हो जाए तो और बेटर है कि नहीं। तो एक इफेक्टिव इनोवेशन जो इकोसिस्टम है ना, उससे आप देखोगे कि एंटरप्रेन्योर निकल कर आएंगे। साथ ही साथ कंपनीज अच्छी होगी, यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होंगे, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, वो सब यहाँ पे अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करेंगे और हमारा जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा और रिसर्च और इनोवेशन का जो पोटेंशियल है वो और ज़्यादा मैक्सिमाइज हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस है। ठीक है, समझ ली कि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी तो इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, बट फिर भी इनोवेशन इकोसिस्टम में आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इंडियन इनोवेटर्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे कि इंक्रीमेंटल है, ना कि डिस्ट्रक्टिव है। यानी कि फर्स्ट टू इंडिया नॉट फर्स्ट टू द वर्ल्ड। यानी कि सबसे पहले आप सोचो कि हमारे यहाँ क्या होता है ना कि इंडिया में हमें फर्स्ट करना है, यानी कि इंडिया में कुछ ऐसा काम करना है जो कि आज तक भारतवासी में किसी ने नहीं किया। वो काम हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, ना कि ऐसा नहीं सोचते कि पूरे दुनिया में आज तक जिसने नहीं किया है वो मैं ऐसा काम करूँगा। तो ये वाली हमारे यहाँ एटीट्यूड नहीं है। साथ ही स्केलेबिलिटी की भी कमी देखने को मिलेगी। कॉम्पिटिटिव मार्केट ही नहीं है हमारे यहाँ। वो इनोवेशन का एंटरप्रेन्योरशिप, कितने लोग आप लोग में से बनना चाहते हो, कितने लोग आप लोग हो जो कि अपने इनोवेशन से अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। सब एक ही रेस में भाग रहे हैं, सब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब, बस यही सबको लगा हुआ है कि नहीं। तो ये एक देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है। साथ ही स्लोअर प्रोग्रेस है, यानी कि प्रोग्रेस भी उतना अच्छा नहीं है। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनकी हालत आप लोग देखोगे कि बद से भी बदतर है। उनका आइडिया उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, बट बस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंडिंग या फिर कुछ और प्रॉब्लम के कारण वो सारे स्टार्टअप्स अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पा रहे। और हमारे इंडिया में उतना अच्छा ग्रोथ का जो है ना अपॉर्चुनिटी भी नहीं देखने को मिलता है। वीक यूनिवर्सिटी रिसर्च है, यानी कि यूनिवर्सिटी की अगर आप बात करो तो रिसर्च तो यहाँ पे बस बोलने लायक होता है, उतना अच्छा रिसर्च नहीं होता है। कुछ अगर आप लोग सक्सेस की बात करो जैसे कि चंद्रयान है या डिजिटल पेमेंट है या फिर लार्ज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयबल इंजीनियर ग्रेजुएट है हमारे यहाँ। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी अच्छे तरीके से रिसर्च नहीं कर रही है। आज की डेट में जो 3 इडियट में कहा गया है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज से जो है बच्चे नहीं निकलते हैं, वो गधे मैन्युफैक्चर होकर निकलते हैं। तो क्यों गधे मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ पे इंजीनियर नहीं निकलते, गधे निकलते। आप हर एक ऐसा भी कहा जाता है कि आप एक मोहल्ले में एक ढेला किसी को मारो तो कुत्ते को जाके नहीं लगेगा, इंजीनियर्स को जाके लगेगा। तो इतने नंबर ऑफ़ इंजीनियर्स हमारे यहाँ, लेकिन कोई काम के नहीं है, ना उनमें स्किल है, ना उनमें किसी चीज़ का खासियत है, ना इनोवेशन करने का है। तो ये गलती कहाँ से आती है? ये गलती बच्चों में नहीं आती, ये गलती यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि यूनिवर्सिटी उस तरीके का इकोसिस्टम उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी आपको प्राइवेट कॉलेजेस देखने को मिलेंगे इंजीनियरिंग में जिसमें कि लैब ही नहीं है।
तो समझिए लैब नहीं है तो रिसर्च कहाँ होगा। सिर्फ आईआईटीज़ एंड आईआईटीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि रिसर्च सेंटर होते हैं जहाँ पे बच्चे जाके अपना खोपड़ी खपाते हैं, वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च करते हैं वहाँ पे। लाइब्रेरी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में नहीं देखने को मिलेगा, कॉलेजेस में नहीं देखने को मिलेगा, तो बच्चे फिर उसको कहाँ से सीखेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, ये बात निकल कर आती है। क्वालिटी ऑफ द स्टेम टैलेंट पूल, यानी कि स्टेम आपका एक तरीके का यहाँ पे प्रोग्राम लाया गया था जिसमें कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल की यहाँ पे बात की गई थी। तो इनरोलमेंट रेशियो अगर हम लोग टर्शरी एजुकेशन लेवल पे देखें तो बहुत कम है, हमारे यहाँ तो 26% है। इसमें भी लड़कियों की अगर आप निकाल दोगे तो वो और कम हो जाएगा। तो ये सारी कुछ चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठी है, नहीं, मोदी जी इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इनोवेशन पे वो बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं। साथ ही साथ नीति आयोग जो है वो भी थिंक टैंक है, हमेशा सोचते रहते हैं कि हमारी कंट्री में कैसे इनोवेटिव कंट्री बनाना है। तो यहाँ पे देखते क्या क्या काम किया गया। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम है 2.0, यानी 2.0 1.0 तो इससे पहले आ गया होगा, ये सेकंड वर्जन है। तो ये एक यूनिक ट्राइपार्टाइट इनिशिएटिव है जिसमें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, लॉकहीड मार्टिन और टाटा ट्रस्ट, ये सब एक साथ आते हैं और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इनोवेटर्स के लिए यहाँ पे काम करते हैं। तो एक अच्छा खासा स्टेजेस ऑफ आइडिएशन है कि आपके पास आइडिया है तो रखो, कुछ इनोवेट करना है तो करो, उसको एक्सेलरेट भी करो यानी कि इम्प्लीमेंट भी करो, और टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस लेकर आओ कल के लिए, क्योंकि आपको पता है हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड ही हो रहा है। आप मेरे लेसन सुन रहे हो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, नहीं तो फिर तो आपको मेरे अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूँ तो वहाँ पे फिर आपको आना पड़ेगा। तो ये तो अलग बात हो गई, ठीक है। तो इंडिया इनोवेशन ग्रोथ प्रोग्राम है जो कि एक बड़े स्तर पे आप देख सकते हो। साथ ही फिनेंशियल फिजिकल इंसेंटिव्स भी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए, वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी करने के लिए, तो ये भी दिया जाता है। साथ ही सिडबी है जो कि यहाँ पे इंडिया का इनोवेशन फंड को मैनेज करता है, एक रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल फंड है जो कि यहाँ पे इनोवेशन लीड अर्ली स्टेज जो इंडिया की फर्म है उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। इनोवेट इंडिया है, इनोवेट इंडिया कहने का मतलब है कि एक यूनिक आपका प्लेटफॉर्म है जिसमें कि यहाँ पे आपका डिस्प्ले किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, और जो इनोवेशन है जो हो रहा है ऑल ओवर द नेशन उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। बहुत सारे इनोवेशन होते हैं लेकिन हमारे कंट्री में उसको रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया जाता है, तो इसको जो है कोलैबोरेट किया गया है नीति आयोग के द्वारा और माई गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ लोग अगर कुछ नए तरीके का इन्वेंट करते हैं अपने तरफ से, तो उसको इस प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले भी कर सकते हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड भी है, यहाँ पे एक बोर्ड भी ऐसा बनाया गया है जिसमें कि आप देखो कि सॉफ्ट लोन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा क्वालिटी जो इंडिया की इंडस्ट्री की है। तो ये सारा काम करने के लिए भी अग्नि यहाँ पे लाया गया नया जो कि है एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज़ इनोवेशन। तो इसका एम है कि जो ऑनगोइंग एफर्ट्स है, यानी कि यहाँ पे जो इनोवेशन सिस्टम बनाने का जो हमारे कंट्री में एफर्ट्स है उसको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, और कुछ जो इनोवेटर्स है ना उनको भी यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इनोवेटर्स होंगे हमारे जो इंडस्ट्री के इंडिविजुअल है, सारे लोगों को यहाँ पे कनेक्ट भी किया जाएगा। बहुत सारे स्कीम्स भी हैं जिसमें कि इनोवेशन की बात की जाती है, जैसे कि आपका इंस्पायर है, यानी कि इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च है। उसके बाद वज्र है, फिर यहाँ पे एम है, अटल इनोवेशन मिशन है, किरण है, नॉलेज इन्वायरमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। साथ ही यहाँ पे सेतु भी है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। तो हमारे यहाँ स्कीम की कमी नहीं है, आप किसी भी टॉपिक पे लिखना चाहो स्कीम, गवर्नमेंट स्टेप्स और स्कीम, तो आप उसके लिए भर भर के लिख सकते हो, इसमें आपको कभी भी कमी नहीं देखने को मिलेगा। बट द बेसिक प्रॉब्लम कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, यहाँ पे लोगों के बारे में पता कहाँ होते, लोगों को इसके बारे में पता कहाँ है, अवेयरनेस कहाँ है, जानकारी कहाँ है, तो ये वाली कमी होती है। कंक्लूजन में यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया के पास काफ़ी पोटेंशियल है कि इनोवेशन इकोसिस्टम बन सके हम लोग, लेकिन अगर हम लोग इकोसिस्टम जो स्टेक होल्डर है उसको साइमल्टेनियसली अगर हम लोग टैप करेंगे तभी ये हो पाएगा। कुछ सेक्टर्स है जैसे कि गवर्नमेंट हो गए, इंडस्ट्री हो गया, एकेडमिया है, सोसाइटी है, उनको यहाँ पे आकर काम करना होगा और कुछ सिनर्जी भी क्रिएट करना होगा, यानी कि साइमल्टेनियस एक्शन भी लेना होगा। और जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा डिज़ायर्ड है, जैसे कि इंडस्ट्री को क्या ज़रूरत है, एकेडमिया को क्या ज़रूरत है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को क्या ज़रूरत है, उस चीज़ों को यहाँ पे हम लोग कोलैबोरेट करके जो है बेटर तरीके से एक अच्छे फील्ड में यहाँ पे इनोवेट कर सकते हैं। और हम लोग को प्राइवेट सेक्टर्स को भी यहाँ पे इस इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए इनक्रेज भी करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। तो ये सारे एक अच्छा यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन आपका बता दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बात की हम लोग यहाँ पे इनोवेशन इकोसिस्टम के बारे में, तो देख लेते एक बार। कोविड-19 के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा इंडेक्स आया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। हालांकि पढ़े तो हम लोग इसी के बारे में हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इस इंडेक्स से क्या निकल कर आया, और इसलिए हम लोग यहाँ पे सोचे हैं कि इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए आप लोग समझ गए, और क्या इसमें चैलेंजेस है ये भी देख लिए, गवर्नमेंट के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, सारा काम किया गया है इसको भी देख लिए, कंक्लूजन भी देख लिए।
आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसके साथ नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। रिजल्ट ऑफ रैंकिंग ऑफ स्टेट ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब हम लोग बात तो वही कर रहे हैं ना, इनोवेशन, आइडिया, ये सारी चीज़ों की। तो स्टार्टअप की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह। तो इसके लिए देखते हैं स्टेट की रैंकिंग। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा रिसेंटली यहाँ पे कंडक्ट किया गया है। ये सेकेंड एडिशन है स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइज। तो स्टेटस देख लेते हैं पहले, हमारे इंडिया में स्टार्टअप की स्टेटस क्या है। तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, विच इज़ ग्रेट। और अराउंड आप देख सकते हो 28,000 स्टार्टअप्स है, जिसको कि DPIIT यानी कि जो भी स्टार्टअप है उनको यहाँ पे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी 28,000 यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। इंडिया में आप देखो तो 32 यूनिकॉर्न है, यानी कि स्टार्टअप जिसमें कि $1 बिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूएशन है, तो उसको यूनिकॉर्न कहते हैं। और कंबाइंड वैल्यूएशन आप देखोगे तो $100 बिलियन से भी ज़्यादा है। इंटायर जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो यहाँ पे $50 बिलियन से भी ज़्यादा रेज हुआ है, वो भी 2014 से 19 के बीच में। लीडिंग सेक्टर्स अगर हम लोग देखें कहाँ पे स्टार्टअप बहुत अच्छे, स्टार्टअप कहने का मतलब है कि न्यू बिजनेस स्टार्ट करना आप अपने हिसाब से। मैं अगर चाहूँ कि मैं यहाँ पे एनर्जी के सेक्टर्स में कुछ इनोवेट करना चाहूँ तो मैं एक स्टार्टअप कंपनी अपना जो है लगा सकती हूँ, एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि इंडियन स्टार्टअप लैंडस्केप आप देखोगे तो फिनटेक है, ई कॉमर्स है, लॉजिस्टिक, इंटरप्राइज, हेल्थ और हेल्थ टेक है। ठीक है, अब देखते हैं कि स्टार्टअप क्या होता है। एक एंटिटी है जिसको कि यहाँ पे स्टार्टअप कंसीडर किया जाता है अगर वो ये सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। सबसे पहला एंटिटी टाइप, यानी कि यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, वो भी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। रजिस्टर्ड होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म है यानी कि मैं अकेले नहीं 3-4 लोग हो तो पार्टनरशिप फर्म के तहत यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के जैसा अगर यहाँ पे है तो उसको भी रजिस्टर्ड होना है, वो भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। 3 क्राइटेरिया है, अगर जैसा स्टार्टअप यहाँ पे कंपनी आप ओपन करना चाहते हो उस हिसाब से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। टर्नओवर कितना होना चाहिए, 100 करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा होना चाहिए किसी भी फिजिकल ईयर में। एज कितना है, तो 10 साल से कम तक होना चाहिए, जब से यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ है तब से 10 साल से कम हो तो चलेगा। नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे नेचर ऑफ एक्टिविटी जो है इनोवेशन, कुछ नया आप कर रहे हो तभी डेवलपमेंट कर रहे हो, या फिर किसी भी प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस की जॉब क्रिएशन या फिर वेल्थ क्रिएशन अगर आप कर रहे हो तो ये नेचर ऑफ एक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, तो क्राइटेरिया ये सारे हैं स्टार्टअप के लिए। अब देख लेते हैं स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 का क्या है। तो टोटल यहाँ पे 22 स्टेट को रखा गया और 3 यूनियन टेरिटरी है जो कि इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किए। 7 ब्रॉड रिफॉर्म एरिया देखने को मिला है 30 एक्शन पॉइंट में, जो कि इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट से लेकर ईजिंग कंप्लाइंसेस है, रिलैक्सेशन है जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स में है। साथ ही यहाँ पे आपका 2 कैटेगरी है, एक कैटेगरी वाई है, एक कैटेगरी एक्स है। कैटेगरी एक्स है जिसमें कि सारे अदर स्टेट है और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। कैटेगरी वाई है जिसमें कि यूनियन टेरिटरी है दिल्ली के अलावा और सारे स्टेट है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आते हैं, लेकिन इसमें आसाम नहीं है। एक्सेप्शन जो भी है उसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि वही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है आपके क्वेश्चन में। तो वाई में कौन कौन है, सारी यूनियन टेरिटरी है लेकिन दिल्ली नहीं है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है लेकिन आसाम नहीं है। इसके अलावा आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर होगा, नागालैंड होगा, त्रिपुरा होगा। ठीक है, ये सारे स्टेट होंगे। एक्स में क्या है कि सारे स्टेट है और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है। रैंकिंग के लिए स्टेट्स जो है उसको 5 कैटेगरी में रखा गया कि बेस्ट परफॉर्मर कौन है, टॉप परफॉर्मर कौन है, लीडर कौन है, एस्पायरिंग लीडर कौन है और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या क्या है। ठीक है, रैंकिंग देख लेते कैटेगरी एक्स में जिसमें कि सारे स्टेट है और यूनियन टेरिटरी दिल्ली है। तो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर गुजरात है, टॉप परफॉर्मर कर्नाटक और केरल है। कैटेगरी वाई में अगर देखें तो बेस्ट परफॉर्मर अंडमान एंड निकोबार है, लीडर यहाँ पे चंडीगढ़ है। ठीक है, लीडर अगर हम लोग 7 रिफॉर्म एरिया में देखें तो कर्नाटक है जो कि इंस्टीट्यूशनल लीडर में बहुत अच्छा रिफॉर्म कर रहे हैं, रेगुलेटरी चेंज चैंपियन एंड प्रोक्योरमेंट लीडर भी है। गुजरात की बात करें तो इंक्यूबेशन हब में वो बहुत अच्छा रिफॉर्म कर रहे हैं, साथ ही अवेयरनेस और आउटरीच चैंपियन भी है। साथ ही बिहार की अगर बात करें तो सीडिंग इनोवेशन लीडर्स में अच्छा रिफॉर्म हो रहा है। तो ये सब आपका कैटेगरी है, ध्यान रखना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो उसको ज़्यादातर ध्यान रखना है। अब ये स्टार्टअप का सिग्निफिकेंस क्या है ये आपको पता करना है कि इंडिया में क्या है। सबसे पहले स्टार्टअप से आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होता है। हल्ला करते रहते हैं हम लोग के अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, एक्चुअली ये सही है और बहुत ही ज़्यादा दुख और बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक ये हमारे यहाँ का सिचुएशन है। बट एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होता है इस तरीके से, क्योंकि स्टार्टअप क्या होते हैं ना कि वो जॉब सीकर नहीं होते, वो जॉब क्रिएटर होते हैं। अगर मैं कुछ इनोवेटिव सोच लूँ कि चलो एनर्जी सेक्टर में मैं अपना कंपनी स्टार्ट करूँ तो मुझे कुछ लोग चाहिए, जो लोगों को मैं अपने अंडर रखूँगी, उनको काम कराऊंगी, टाइम टू टाइम उन्हें मनी भी दूंगी, उन्हें पेमेंट करूँगी, है कि नहीं, पेमेंट दूंगी, तो जॉब क्रिएशन हो रहा है। आप देखोगे कि ऑन एन एवरेज 12 जॉब जो है ना पर स्टार्टअप से ये क्रिएट हो रहा है और वो भी मोर देन 3.5 लाख जॉब हो जाता है।
हाई पोटेंशियल है ग्रोथ का, यानी कि इस तरीके के जो न्यू इनोवेशन होते हैं उसको लोग ज़्यादा अटेंशन देते हैं, उसको लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं और उसको इसकी एक्सेप्टेंस भी हमारे कंट्री में ज़्यादा है। तो हाई पोटेंशियल है ग्रोथ करने का फुलफिल होता है, यानी कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं ना, जो बेसिकली जो हमारे सोसाइटी में कमी है, जो लोगों ने इस कमी को फील किया है, जो लोगों की ज़रूरत होती है, उस चीज़ों पे इनोवेट किया जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा टची भी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होता है और इसको लोग ज़रूरत के हिसाब से यूज़ भी कर पाते हैं। तो अफोर्डेबल भी होता है, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, एजुकेशन में हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन में हो। साथ ही यहाँ पे क्या है कि हमारा जो कल्चर है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को वो और ज़्यादा बढ़ाता है। हमारे यहाँ एक अच्छा फ्रेश ब्रेन की कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा खासा खतरनाक ब्रेन आपको देखने को मिलता है। तो इसकी जो हमारे यहाँ की कल्चर है, परंपरा है, वो और आगे बढ़ता है। साथ ही यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। अगर हमारे यहाँ के स्टार्टअप अच्छे काम करते तो अगर उसको पैसे की फंडिंग की ज़रूरत है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे सिग्निफिकेंस बताए जा रहे हैं जिसको ध्यान रखना है। अब थोड़ा और भी देख लेते हैं, पैंडेमिक रिस्क पूल। ठीक है, तो टाइम तो हो चुका है, 1 आवर हो गए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जल्दी से बता देती हूँ, उतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिए। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो है IRDAI के द्वारा कुछ रिकमेंड दिया गया कि हमारे यहाँ इंडियन जो पैंडेमिक रिस्क पूल है उसको यहाँ पे PPP मोड में, यानी कि पब्लिक प्राइवेट जो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन है उसके साथ यहाँ पे सेटअप करना है। तो पहले ये समझिए कि एक्चुअली ये है क्या रिस्क पूल, मतलब समझ रहे हैं कि पैंडेमिक के बाद जो रिस्क निकल कर आया है उसी के लिए कुछ है। तो पूल यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके प्रैक्टिस का वो एक साथ आए और कमिट करे फंड करने के लिए, जितना भी यहाँ पे क्लेम निकल कर आ रहा है ना किसी पर्टिकुलर इंश्योर्ड रिस्क का, तो उसको यहाँ पे वो फंड करे। इसी के साथ आप देखो कि जो भी क्लेम है वो यहाँ पे सारे पूल पार्टिसिपेंट्स के साथ वो शेयर भी करना है। ये जो मेथड है ना, ये आपका टू मच अनसर्टिनिटी लेकर आ रहा है रिस्क के लिए, कोई भी इंश्योरर के लिए, अगर उनको यहाँ पे चाहिए तो। यानी कि मेन यहाँ पे बात जो हो रहा है पैंडेमिक रिस्क पूल, वो इंश्योरेंस से निकल कर आ रहा है। इंश्योरेंस जिसको भी चाहिए इस पैंडेमिक के कारण, उनको अगर इंश्योरेंस की कवरेज नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए यहाँ पे उनको कवर करना है, कमिट करना है। इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे जो होलसेल अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो है IRDAI। ठीक है, IRDAI। आज के डेट में आप देखोगे कि जो कोविड-19 के बैकड्रॉप में यहाँ पे आपका सजेस्ट किया गया है, जो कि यहाँ पे ना सिर्फ हेल्थ को अफेक्ट किया बल्कि सारे इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स को अफेक्ट किया है। और ये लिमिटेड नहीं है मैन्युफैक्चरिंग एविएशन तक, बहुत सारी जगहों पे ये आपका पूरे ऑल ओवर द सेक्टर्स में ये इफेक्ट किया है। तो एक रिस्क पूल है जिसमें कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात की जा रही है कि जो भी डैमेजेस हो रहा है या इनकम का, लाइवलीहुड का लॉस हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है ना कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए, इस तरीके का रिस्क पूल हमें बनाना है। IRDAI के द्वारा एक मैकेनिज्म यहाँ पे प्रपोज किया गया है, पैंडेमिक रिस्क पूल, और एक कमेटी यहाँ पे बनाई जाएगी जिसके द्वारा यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे इसको ऑपरेट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिकमेंड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि रिकमेंडेशन क्या दिया गया है। पहले फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर अगर देखें तो सबसे पहला कि इसमें प्राइवेट और जो पब्लिक गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे होगा, और मेन यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा लॉस को देखते हुए, क्योंकि एपिडेमिक हो, पेंडेमिक रिस्क हो, इसके कारण लॉस तो होता ही होता है। और ये तो ऐसा भयानक लॉस था जिसके कारण आप लोग, ऐसा पेंडेमिक था जिससे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये लॉस देखने को मिला। एडमिनिस्ट्रेशन अगर देखें तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो कि यहाँ पे इसको मैनेज करेंगे इस पूल को। साइज़ और फिनेंशियल कैपेसिटी देखें तो यहाँ पे आप देखोगे कि पैंडेमिक रिस्क पूल में आपका 75,000 करोड़ तक का बैक स्टॉप गारंटी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, और कवरेज को यहाँ पे जितना भी जैसा बिजनेस है ना उस हिसाब से इसको बढ़ाया भी जाएगा। एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज यही है कि एफोर्डेबिलिटी है यहाँ पे कवरेज का, क्योंकि इस तरीके के पेंडेमिक में लॉस हो जाना ये तो वाजिब सी बात है, लेकिन लॉस को कैसे रिकवर करना है और कैसे कवर करना है ये बड़ी बात होती है। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन है, यानी कि बहुत तरीके का आपको रिस्क को अलग अलग किया जाएगा और उसी में इस तरीके से मैनेज किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ जो री इंश्योरेंस है उसको यहाँ पे कम किया जाएगा, यानी कि फिर से री इंश्योरेंस करना, लोगों को जो यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, डैमेजेस हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसके लिए इंश्योरेंस देना, फिर उस पर री इंश्योरेंस देना, तो उसको कम किया जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा। साथ ही प्राइवेट इंश्योरेंस का भी जो रोल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो सके और यहाँ पे जो स्थिति है, जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल कर सके। एंटी सेलेक्शन होगा, यानी कि कंपलसरी कवर किया जाएगा वो भी पैंडेमिक पूल के थ्रू, जिसमें कि जो एंटी सेलेक्शन की पॉसिबिलिटी है वो एलिमिनेट हो सकता है। एंटी सेलेक्शन कब होता है? एंटी सेलेक्शन तब होता है जब कोई भी एम्प्लॉय या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो परचेज करते या फिर कवरेज को सेलेक्ट करते और ग्रेटर देन, यानी कि जितना लॉस हो रहा है उससे ज़्यादा में वो परचेज कर लेते हैं, तो ये एक एंटी सेलेक्शन है, तो उसको यहाँ पे हटाया जाएगा। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंपनी का नाम आया है जो कि है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको 1972 में सेटअप किया गया था कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। इसका पर्पस है कि यहाँ पे जो हमारे कंट्री में जो जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस है उसको कैरी आउट करना है। इंडियन का आप देखोगे टेररिज्म पूल भी है, तो ये क्या है, एक क्रिएट किया गया था पूल फॉर टेररिज्म 2002 में, जिसमें कि टेररिस्ट अटैक के कारण क्या लॉस होता है, क्या डैमेज होता है, क्या कॉस्ट है, क्या एक्सपेंसेस है, उसको यहाँ पे देखा जाएगा और मिनिमाइज़ किया जाएगा कि टेररिज्म से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है,
और इस पूल को कौन एडमिनिस्टर करता है? तो जीआईसी एडमिनिस्टर करते हैं। यहाँ पे इंडियन न्यूक्लियर पूल भी है, यानी कि इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल को भी बनाया गया था 2015 में, वो भी जीआईसी के ही द्वारा। और यहाँ पे कैपेसिटी है 1500 करोड़ का कि यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, और इसको सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 के तहत लाया गया है। ठीक है, तो हल्का फुल्का आइडिया रखिएगा इसके बारे में। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट के बारे में समझते हैं। रिसेंटली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जो रेगुलेटरी कमीशन है, उनके द्वारा ग्रीन टर्म अहेड मार्केट को यहाँ पे अप्रूव किया गया। एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इंडिया के एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के लिए है। इंडिया का एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये पहला और लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज है इंडिया में, जो कि नेशन वाइड पूरे ऑल ओवर द कंट्री में ये प्रोवाइड किया जाएगा। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, फिजिकल डिलीवरी होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिया जाएगा। और इसको जो रेगुलेट किया जाता है, इंडिया का जो एनर्जी एक्सचेंज है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो ये स्टेप्स लिया गया है रियल टाइम मार्केट ट्रेडिंग के लिए, जिसको कि यहाँ पे जून 2020 में इसको आपका अप्रूव किया गया है। जो हमारा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है ना, ये आपका यहाँ पे कुछ मॉडल के थ्रू ही यहाँ पे आपका ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है। एक डैम है डे अहेड मार्केट, एक आपका टैम है टर्म अहेड मार्केट, और एक आपका यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है, और रियल टाइम मार्केट है। तो ये 4 कैटेगरी है। डैम की बात करूँ, जहाँ पे ट्रांजैक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी में है वो एक दिन के लिए एडवांस में अलाउ किया जाता है। टाइम की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी जो ट्रेड किया जाता है वो सेम डे में, लेकिन 11 डेज के एडवांस में किया जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट की बात करूँ तो ग्रीन एनर्जी है, जो कि यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होगा इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको कि यहाँ पे ट्रेड किया जाएगा। और रियल टाइम मार्केट की बात करूँ तो ऑक्शन सेशन होता है, जिसको कंडक्ट किया जाता है ब्लॉक टाइम में, यानी कि एक एक घंटे में इसको जो है ऑक्शन के बेसिस पे ये दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जी टाइम के बारे में अब समझते हैं, यानी कि जो यहाँ पे ग्रीन टर्म अहेड मार्केट की बात की जा रही है। तो स्पेसिफिकली इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें कि जो पावर है रिन्यूएबल डेवलपर्स के द्वारा जो ओपन मार्केट में इसको बेचा जाएगा, बिना किसी लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के, यानी कि किसी भी एग्रीमेंट के बिना जो है वो यहाँ पे बेचा जाएगा। साथ ही यहाँ पे एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म होगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज से हम लोग एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो सूरज की रोशनी हो, चाहे हमारा पानी हो, चाहे हवा हो, इससे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, की फीचर्स क्या है? की फीचर्स यही है कि एनर्जी को शेड्यूल किया जाएगा GTAM कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, और इसको फिर कंसीडर किया जाएगा एज ए डिम्ड RPO। ठीक है, साथ ही साथ ट्रांजैक्शन स्पीसीज में किया जाएगा, जो कि बायलैटरल इन नेचर होगा दोनों तरफ से, यानी कि 2 कंट्री 2 पार्टी या फिर 2 ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड है, तो उनके बीच में ये आपका ट्रांजैक्शन होगा। ये एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा दोनों के लिए, यानी कि सोलर एनर्जी के लिए अलग होगा, नॉन सोलर के लिए अलग होगा। साथ ही यहाँ पे ग्रीन इंट्रा डे भी होगा, और डे अहेड कंटिजेंसी डेली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, यानी कि मंडे टू सैटरडे भी होगा, मंडे टू संडे जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट होगा डेली होगा, यानी कि आपका मंडे टू संडे डेली हो सकता है, 1 घंटे के आवर में भी यहाँ पे हो सकता है। ग्रीन इंट्रा डे है, यानी कि 10 आवर्स कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है सेम डे के लिए। डे अहेड कंटिजेंसी है, यानी कि 1 घंटा का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है नेक्स्ट डे के लिए। तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट भी रखा गया है। इससे क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट यही होगा कि जो बर्डन है हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट का वो कम होगा, और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा, और जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पावर का, उसको भी सपोर्ट मिल पाएगा। साथ ही हमारे यहाँ कैपेसिटी एडिशन होगा, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट यहाँ पे निकल कर आएंगे, बायर्स भी यहाँ पे आ पाएंगे, कॉम्पिटिशन यहाँ पे बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिव प्राइस की, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा। साथ ही आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या है ना, कि एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि इन्वायरमेंटली कॉन्शियस ओपन एक्सेस कंज्यूमर भी होंगे, और वो ग्रीन पावर को परचेज भी करेंगे। RPO की अगर बारे में बात कर लेते हैं, रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन, तो ये एक मैकेनिज्म है जहाँ पे ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ को ऑब्लाइज किया जाता है कि वो यहाँ पे कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से, सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, हाइड्रो एनर्जी से, अगर जितना भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, उसको वो कुछ सर्टेन अमाउंट में वो परचेज करेंगे, ये ऑब्लिगेशन होता है। ठीक है, RPO की बात करें तो वो सोलर या नॉन सोलर RPO होते हैं, यानी कि उनको अगर सोलर एनर्जी परचेज करना है तो वो उसके लिए भी वो रेडी मतलब एलिजिबल है, नॉन सोलर अगर उनको परचेज करना है तो उसके लिए भी एलिजिबल है। RPO की बात करें तो उनको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत प्रोवाइड किया जाता है, और नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2006 के तहत भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक है जो कि आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारा इकॉनमी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में ही बताती हूँ 2 आर्टिकल, क्योंकि अभी लंबे चलूँगी तो बहुत टाइम बच जाएगा, फिर नेक्स्ट डे के लिए मैं इसे एक्सटेंड नहीं करना चाह रही थी। वैसे कुछ खास नहीं है, हल्का फुल्का आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, इसी में आपका काम बन जाएगा। जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको मुझे लगता है कि आप लोग को समझना चाहिए एकदम कोर तक, तो वो मैं पूरे डिटेल में समझाती हूँ, आधा घंटा का टाइम लेके भी समझाती हूँ। लेकिन जो टॉपिक उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, उसको मैं थोड़ा शॉर्ट टाइम में समझाने का कोशिश करती हूँ।
तो आज के लिए बस इतनी ही रखते। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो डेफ़िनेटली लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करके रीज़न भी बताइएगा। साथ ही इसको सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, सजेशंस है तो कमेंट कीजिए, आंसर ज़रूर बताइए। आज मैं आंसर नहीं बताऊँगी, आंसर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की भी लिंक जब भी यहाँ पे मैं पोस्ट करूँ तो उसकी आप लोग की नोटिफिकेशन मिल सके। सो आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।